Hello class. Today we will start with the first chapter, work, livelihood and career. So as you can see in the screen, ये जो है आपकी बुक के चैप्टर्स हैं एंड इसमें नोट्स लिखे हुए हैं, आपने ये रेफर करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका पहले बेसिकली वर्क, लाइवलीहुड और करियर होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हम आप जब भी 12th तक स्टडी करते हैं, उसके बाद करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, तो उसमें आप उसके बाद क्या करेंगे, करियर कैसे चूज़ करेंगे, अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये चीज़ हमें नहीं सिखाई जाती कहीं पे भी। तो इस चैप्टर में ये पार्ट कवर होगा कि वर्क क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइवलीहुड क्या होता है, करियर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं जब आप करियर चूज़ करने लगते हैं एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें मेन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस होगा इस चैप्टर में। सो पहला है, जैसे कि इसमें मेंशन किया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परस्यू एन अप्रोप्रिएट करियर एज़ पर योर एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। तो मोस्टली हम जब स्कूलिंग करते हैं तो हम अपने एप्टीट्यूड, अपने इंटरेस्ट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते या अवॉइड करते हैं, बिकॉज हमें जो है स्कूल की स्टडी पे ही कंसंट्रेट करना मेन इम्पोर्टेंस तब लगता है। पर बाकी भी अगर फर्दर स्टडी भी करते हैं तो हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हमें जो स्कूल में या कॉलेज में काम दिया जा रहा है वो ख़त्म करना है। तो पर इस चक्कर में हम क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को, अपने एप्टीट्यूड को, अपने इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दे पाते। पर जब भी आपको करियर चूज़ करना पड़ेगा, करियर पे आप फोकस करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसीलिए आपको ज़रूरी है कि अपने हिंदी वालों के लिए अपनी योग्यता और रुचि के आधार पर जीविका को चुनना बहुत कठिन है, मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है, इतना इजी नहीं होता अपने इंटरेस्ट को, अपने एप्टीट्यूड को, अपनी योग्यता को पहचानना। So it is important to recognize your aptitude, talent and interest and then find an appropriate work. तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी रुचि को अच्छे से पहचानें और फिर उसकी पहचान करने के बाद क्या है, हम उसको पहचानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपना करियर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि हम इसकी अपनी योग्यता वगैरह, अपनी इच्छाएँ, अपनी कार्य क्षमता को हम पहचान सकें, हमें किसमें इंटरेस्ट आता है। तो इसके लिए सबसे पहले है वर्क क्या है, कार्य क्या होता है। एनी एक्टिविटी और टास्क विच यू परफॉर्म और एनी वन परफॉर्म इन ऑर्डर टू फुलफिल एनी ऑब्जेक्टिव। आपको कोई काम दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि ये जो है आपने काम इतने दिनों में करना है, तो आप वो क्या करते हैं, वो काम आप करते हैं, तो उसी को कार्य कहा जाता है, उसी को वर्क कहा जाता है। वर्क दो टाइप के हम कहते हैं, एक होता है नॉर्मल वर्क और एक होता है मीनिंगफुल वर्क। नॉर्मल वर्क यानी जो भी काम है उसका कोई ऐसा कोई प्रॉपर पर्पस नहीं होता, पर आपको क्या मतलब ऐसा कुछ बेनिफिट ज़रूरी नहीं है होगा, पर आपको काम दिया जाता है। जैसे आप क्या खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, आप होमवर्क कर रहे हैं, तो वो जो है वो सब क्या है, ये कार्य होते हैं। पर अर्थपूर्ण कार्य या मीनिंगफुल कार्य काम क्या होता है, मीनिंगफुल वर्क होता है जिसका कोई पॉजिटिव आउटकम होता है, कोई पॉजिटिव जिसका कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलता है, आप उससे कुछ सीखते हैं और उससे किसी को कोई फ़ायदा होता है, आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है, आपको सेटिस्फैक्शन पहुंचती है, हैप्पीनेस होती है। ये जो काम होता है इसे हम क्या कहते हैं, अर्थपूर्ण कार्य या फिर मीनिंगफुल वर्क कहते हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी है, कोई भी काम जो है या किसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है तो आपको वो कार्य कहेंगे। अर्थपूर्ण वही कार्य में जब क्या है, जब कोई सकारात्मक परिणाम मिलता है, कोई सीखने को मिलता है, कोई लाभ होता है, खुशी होती है, संतुष्टि होती है, तो उसे हम अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके वर्क क्या क्या होता है। तो वर्क है क्या है, वर्क एक कोई भी जॉब हो सकती है जो कि हम जीने के लिए जीने के लिए हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत है, तो वो वर्क होता है। फिर अ टास्क और ड्यूटी दैट एंटेल्स सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब ज़रूरी है करना, इम्पॉर्टेंट है, आपने ये काम करना ही है, ठीक है।
ये भी वर्क होता है। आप अर्निंग के लिए कर रहे हैं वो भी वर्क होता है। आपने धर्म ड्यूटी या रिलीजियसली कोई कार्य का काम कर रहे हैं वो भी है। स्पिरिचुअली आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, योगा वगैरह करते हैं या फिर कुछ चैंटिंग वगैरह करते हैं वो भी कार्य का वर्क होता है। कुछ आप बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, वो भी काम वर्क होता है। आपको किसी चीज़ को करके कोई खुशी फुलफिलमेंट फ़ील होती है वो भी काम होता है। कुछ भी आप अपना नॉर्मल काम करते हैं जिससे आपकी सेल्फ इस्टीम बढ़ती है, आपको डिग्निटी मिलती है, आपको कोई उम्मीद मिलती है, वो भी वर्क होता है। वर्क एक स्टेटस सिंबल भी होता है, पावर कंट्रोल ये चीज़ करने का भी एक सिंबल होता है, पावर को भी शो करने का। वर्क करके आपको मेंटल या फिजिकल कोई भी रिजल्ट मिलता है वो भी वर्क है। जैसे एक्सरसाइज करके फिजिकल आउटपुट मिलता है, मेडिटेशन करके आपको मेंटल प्लेजर मिलता है, ठीक है। या शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके अगर आपको खुशी होती है वो भी वर्क हो गया। तो और सेल्फ डेवलपमेंट जिससे भी आपको होती है, कुछ भी गेन करने, कुछ भी एक तरीके का कोई एक्सपीरियंस मिलता है तो वो होता है मीनिंगफुल वर्क। वो हम पर्टिकुलरली उसी को कहेंगे जिसमें क्या मिल रहा है, जिससे आपको पहचान मिलती है, कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलता है, अपनी कोई वर्थ फी ज़रूरत आपको लगता है कि दुनिया को किसी हमारी ज़रूरत है, वो मीनिंगफुल वर्क होता है। और जिससे आपको डिग्निटी मिलती है वो मीनिंगफुल वर्क होता है। तो आप जैसे सोशल वर्क वगैरह हो गए, नॉर्मली हम जब जॉब करते हैं तो कई बार हम ऐसा गलत करियर चूज़ कर लेते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो दे देता है, पर एक टाइम के बाद क्या होता है, हमें फील आने लगती है कि हम इस काम के लिए नहीं बने, तो हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लग जाता है किसी भी रीज़न की वजह से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पे अब जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ का स्टाफ का एटीट्यूड नहीं है पॉजिटिव, या कुछ भी अगर आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको नहीं लगता है आप इसके लिए बने, आप कर सकते हैं, तो वो सब जो है वो क्या होता है, वो वो सब काम जो होगा वो आपका उसमें, इसीलिए आपको अप्रोप्रिएट करियर चूज़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है अपने असंतुष्टि वगैरह लगने लगते हैं, आपको असंतुष्ट होने लगते हैं या आप अपनी रुचि खो देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, हमें जो है काम, जो भी हम काम करें वो क्या होना चाहिए, हमें सही तरीके से चूज़ करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो हमें वही काम करना है जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले। मनी भी ज़रूरी होती है अपने हमें अपने ज़िंदगी जीने के लिए, हम अपने डेली रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए मनी भी हमें चाहिए, और इस साथ के साथ मेंटल पीस और ग्रोथ भी चाहिए। तो दोनों का बैलेंस कैसे करना है वो एक बहुत ज़रूरी एक हो जाता है। इसीलिए करियर चूज़ करना बहुत सिंपल स्टेप नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है। अब लाइवलीहुड क्या होता है, लाइवलीहुड यानी कि आजीविका क्या होती है। तो लाइवलीहुड या आजीविका का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, जो भी आप अपने, जब वहाँ मनी इन्वॉल्व हो जाती है वो आपकी आजीविका हो जाती है, या आप उसको लाइवलीहुड या जॉब कर सकेंगे। तो यानी कि जब आप मनी के लिए जो चीज़ कर रहे हैं वो आपकी लाइवलीहुड या जॉब होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका करियर आपका लाइवलीहुड नहीं हो सकता है आप, पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपने करियर लिया वो आपका लाइवलीहुड ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्ट टाइम कोई जॉब करते हैं, कोई सोशल वर्क करते हैं, तो वो आपका किस में आएगा, वो आपके लाइवलीहुड में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी डेली नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा। जो आपकी फिजिकल नीड्स होती हैं जो वो सब फुलफ़िल नहीं कर रहा, पर मेंटली आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो वो आपका एक तरीके का करियर भी हो सकता है, ठीक है। तो लाइवलीहुड और करियर में डिफरेंस क्या है। करियर जो आप क्या है, करियर लॉन्ग टर्म होता है, लाइवलीहुड जो होता है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम भी हो सकता है। तो कोई आपको जॉब दी जाती है कि आपने जैसे कि मतलब 6 महीने आपने कोई कहीं काम करना है, आपको उसके इतने पैसे मिलेंगे, तो वो आपका क्या हो गया, आजीविका हो गई, आपका लाइवलीहुड हो गया, क्योंकि आपको उससे कुछ पैसे कमाने को मिल रहे हैं। पर जो है करियर क्या होगा, करियर जो है आपको कोई भी काम है, जैसे टीचिंग का जॉब एग्जांपल ले लें, तो टीचिंग करके क्या मिलेगा आपको, उससे आपका लाइवलीहुड में भी इंक्लूड होगा, करियर में भी। आप उसको अगर आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं तो वो आपका लाइवलीहुड होगा। अगर आपको लग रहा है उससे कोई सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको खुशी मिल रही है पढ़ा के, आपके लोगों को सीखने को मिल रहा है, तो वो आपके लिए एक तरीके का करियर भी हो सकता है। तो यानी कि आजीविका या लाइवलीहुड मतलब जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी के लिए जो काम किया जाता है वो होता है, ठीक है। तो वर्क, करियर और लाइवलीहुड तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो वर्क होता है वो टास्क ओरिएंटेड होता है। टास्क ओरिएंटेड यानी कि आपको काम दिया गया और आपने उसको आउटपुट निकला, कुछ आपने काम किया और उससे आपको कोई भी रिजल्ट मिल गया, ठीक है, तो वो वर्क हो गया।
फिर करियर है, करियर का मतलब होता है जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, संतुष्टि मिलती है, जिससे आपको स्टेटस मिलता है। जैसे लॉयर हो गए, वो आप एक तरीके हम उनको अलग नज़र से देखते हैं। पुलिसमैन हो गए, टीचर्स हो गए, लेक्चरार्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। तो ये जो है एक तरीके का आपको स्टेटस सिंबल बना दिया, आपको एक क्या मिला, एक स्तर मिल रहा है समाज में इसमें करियर से, ठीक है। और जो आपका है करियर जो है वो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आपका करियर बदलता रहता है। जैसे आप एक पोस्ट पे थे, आपने जब शुरू किया तो आप फर्स्ट ग्रेड 1 पे हो, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ऐसे आपकी बढ़ती रहती है। तो स्टेगनेंट नहीं होता, करियर चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसीलिए लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस होता है करियर। और करियर में सिर्फ आप एक चीज़ पैसे ही नहीं कमाते, आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपको लर्निंग का एक्सपीरियंस बहुत ही सिंपल से एक छोटे से कोई भी एक्सपीरियंस से भी आपको बहुत लंबा लेसन मिल सकता है। तो करियर मतलब एक सीखने का तरीका भी। लाइवलीहुड जैसे आपको बताया, धन इसमें आता है, मनी इन्वॉल्व होती है, और बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लाइवलीहुड वो कहते हैं, ठीक है। जॉब और करियर में फ़र्क यही है कि जॉब में पैसा इंक्लूड होगा। जैसे कि प्रोफेशन अगर हम मान लें, नौकरी का अगर हम बात करेंगे तो धन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अध्यापक हैं वो धन के लिए, तो उसको हम नौकरी कहेंगे। क्या नौकरी कर रहे हैं? अध्यापक की नौकरी कर। पर करियर क्या हुआ कि वो क्या है, वो शिक्षक है। शिक्षक में उनका करियर धीरे धीरे बदलता रहेगा। पहले वो छोटी क्लास को पढ़ा सकते हैं, फिर बड़ी को पढ़ाएंगे, फिर और बड़ी को, फिर प्रिंसिपल बनेंगे। इस तरीके से जो आपका है जो आपका करियर या जीविका है वो बदलती रहती है। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस या कि भारत में परंपरागत व्यवसाय, भारतीय परंपरागत व्यवसाय, ठीक है। ये आपके चैप्टर का आपके नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस इन ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में बहुत तरीके के जो है का व्यवसाय चलते होते थे, अभी भी कितने तरीके के होते हैं क्योंकि इतना डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो पहला जो मेन जो काम होता था वो था एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ठीक है। कृषि जो है हमारा जो देश है वो क्या है का जलवायु आधारित तो कृषि होती है हमारे देश में, और नेचुरल तरीके से जो बारिश पे मानसून पे आधारित होती है। और किन किन चीज़ों की कृषि होती है हमारे देश में, और होती थी मेन किसके लिए फेमस था, जहाँ एक्सपोर्ट करते हैं जो सामान है वो काजू, कोकोनट, दूध, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, काली मिर्च। काली मिर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। काली मिर्च बहुत महंगी भी होती थी, और काली मिर्च जो है वो सब जगह नहीं मिलती थी। इसी के चक्कर में जो है जो फॉरेनर्स जो इंडिया पे इतने लोगों ने अटैक किया, बिकॉज उनको स्पाइसेस जो थे वो इतनी इजीली वहाँ पे नहीं मिलते थे। दूसरा चीज़ जो है जिसके लिए इंडिया फेमस है, जो इंडिया के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस का व्यवसाय में आता है, वो हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प। इंडियन लोग बहुत क्रिएटिव हुआ करते थे, तो वहाँ आर्ट एंड कल्चर जो बहुत रिच कल्चर है इंडिया का, तो उसमें क्या आपका मूर्ति को बनाना, ज्वेलरी सजाना, ये सब एम्ब्रॉयडरीज का जो बुनाई, कढ़ाई, कपड़े रंगना, तो ये बहुत ही कलरफुल कल्चर था इंडिया का। तो इसलिए जो था ये सब चीज़ें जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है बाहर की कंट्रीज़ में। ये सब चीज़ों की बहुत डिमांड है, और पहले भी बहुत डिमांड हुआ करती थी, ठीक है। तीसरी जो चीज़ के लिए फेमस है इंडिया वो है पाक कला, या फिर जो आप कह सकते हैं जो कुजीन इंग्लिश में। तो ये हमारे हर इतने सारे प्रांत हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, इतना हर जगह का अलग अलग फेमस खाना है। नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है, साउथ में भी अलग अलग कुजीन होती है। हर रिलीजन के अपने अलग अलग डिशेज होती है, हर रीजन की अपनी अलग अलग डिश होती है। तो धर्म, संस्कृति, इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर कि वहाँ पे जो खाना जो है इंडिया में अलग अलग तरीके का मिलता है। तो इसीलिए, और हर जगह क्यों फ़र्क होता है कि हर जगह का क्लाइमेट अलग है, हर जगह अलग चीज़ की कृषि होती है, तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत फेमस होती है, और उसमें भी बड़ी वैरायटी देखी जाती है। कोई किस तरीके का मसाला डालता है, कोई किस तरीके का मसाला डालता है। एक ही जगह पे आपको अलग अलग वैराइटीज़ मिल जाएगी, ठीक है। चौथी जो चीज़ है वो है विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट यानी कि चित्रण कला। चित्रण कला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे जो पुराने मंदिर वगैरह होते थे या पुरानी मॉन्यूमेंट्स होती थी, वहाँ पे जो आर्ट एंड क्राफ्ट होती थी, जो वहाँ पे जो भी मूर्तियाँ बनी होती थी, ये सब चीज़ें बनी होती थी, तो वो सब बहुत ही फेमस, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इसलिए इंडिया में आके ये चीज़ें देखने। इंडिया का डांस फॉर्म जो है वो बहुत फेमस है।
यहाँ पे इमारतों पे चित्र होते हैं, धार्मिक स्थलों पे, तो ये सब चीज़ आर्किटेक्चर का, डांस फॉर्म का, ये सब विजुअल आर्ट में आता था। कार्विंग होती थी इमारतों पे, आप जाके देखेंगे अलग अलग जो पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस में, प्राचीन इमारतों में, तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जैसे ये टेराकोटा की आप देख सकते हैं, बहुत ही ये फेमस विजुअल आर्ट में इंक्लूड होता है। ठीक है, मिट्टी के मिट्टी से कुछ खिलौने बनाना और ये सब बनाना, ये बहुत ही फेमस होता था। और ऐसे ही बाकी इमारतों पे भी कार्विंग वगैरह की जाती है। तो हम अब इन चीज़ों की धीरे धीरे क्या है, ये सब चीज़ें फेमस नहीं हो रही, धीरे धीरे इनकी इम्पोर्टेंस घटती जा रही है। और तो हमें इसको हम किसे कैसे कंजर्व करें, इसे कैसे बचाएंगे। पहला तरीका इनोवेशन करके, इनमें कुछ बदलाव ला के, पॉजिटिव चेंजेस लेके आकर। दूसरी चीज़ है कि नए नए डिज़ाइन लेके लाकर। दूसरी चीज़ है इको फ्रेंडली चीज़ें, पर्यावरण को ध्यान में रखना कि ऐसी सब चीज़ों का इस्तेमाल करना जो पर्यावरण के लिए अच्छी हो। तीसरा, इनको अलग तरीके से पेश करना है, इनकी पैकेजिंग अच्छी तरीके से करना, इनको डिब्बाबंद करना, ताकि हम क्या है लोगों को जितने ज़्यादा लोग हो सके मैक्सिमम उन तक पहुँचा सके ये चीज़ें। तीसरा है ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। पहले के लोग क्या होते थे कि उनके ये फैमिली में चलते थे, ये आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी होता था, कि एक फैमिली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती थी। पर धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू बंद कर दिया। तो ये जो टैलेंट है, ये जो स्किल है, ये जो एजुकेशन है, ये जो ज्ञान है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उसके लिए लोगों को ट्रेन करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना ये ज़रूरी है। इस को जितना है उसको बचा के रखना, उसको किसी तरीके से स्टोर करके मतलब लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक उसको उसकी नॉलेज पहुंचाना। और फिर है डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की डाइवर्सिटी की वजह से ही इंडिया इतना रिच कल्चर था इंडिया का। अब धीरे धीरे डाइवर्सिटी अगर ख़त्म हो गई तो इंडिया के फिर कल्चर की इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये आपके सेकंड टॉपिक था, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन या परंपरागत व्यवसाय, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थर्ड आपका है वर्क एज एंड जेंडर। वर्क एज एंड जेंडर यानी कि कार्य आयु और जेंडर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जेंडर जो है इसमें दो मेन चीज़ें हैं, एक नाम हो गई सेक्स यूज होगी, दूसरी जेंडर, यानी कि हिंदी वालों के लिंग और जेंडर क्या होता है। लिंग का मतलब होता है कि जब हम बायोलॉजिकली हम देखते हैं, क्रोमोसोम्स में देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि महिला या पुरुष, मेल और फीमेल, दो ही इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। पर जेंडर जो है बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम होता है। जेंडर जो है ये हम सोशल एस्पेक्ट आ जाता है। जब हम क्या सामाजिक तौर पर देखते हैं तो लिंग जैविक आधार पर होता है और जेंडर जो सामाजिक आधार पर होता है। जैविक मतलब जैसे बॉडी की कंस्ट्रक्शन है, बॉडी ने जैसा बना उस हिसाब से हम सेक्स को या लिंग को देखते हैं, और जेंडर को हम समाज के तौर पे देखते हैं। तो समाज के तौर पे हम इसको एक दो सिर्फ कैटेगरी में नहीं बांट सकते, बहुत अलग अलग तरीके के जेंडर होते हैं। ठीक है, जो पहला तो सामाजिक आधार पर वर्गीकृत होता है। दूसरा जो है इसका, ये क्यों क्या फर्क किसमें क्या आता है, ये कि एक इंसान अपने आप को कैसा परसीव करता है, अपनी अनुभूति किस प्रकार करता है। अब तो उसके हार्मोन भी उसमें रोल प्ले कर सकते हैं, उसकी मेंटल इमेजिंग कैसी है अपने आप को देखने की, उस पर आधारित होता है जेंडर जो क्रिएट होता है। ठीक है, तो जेंडर को लेके हमारे देश में बहुत ही हमारा कंट्री जो है इतनी वो नहीं है एडवांस। तो इसमें इस चीज़ को लेके बहुत ही लोगों को भेदभाव फील करना पड़ता है। तो जो है चाहे वो कार्यस्थल पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो। तो बेसिकली अगर हम दो जेंडर की अभी इस नोटबुक में बात हुई है, मेल और फीमेल के ही जेंडर की अगर हम बात करें, तो उसमें भी लोग वर्क प्लेस में या नॉर्मल समाज में स्त्रियों को बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, बहुत ही भेदभाव सहना पड़ता है। तो क्या है कि जो है सोसाइटी जो है वो डिसाइड कर, समाज निर्धारित करता है कि कौन से जेंडर को कैसे बर्ताव करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा काम भी करना है। तो काम तक हमने वर्गीकृत किया, मतलब घरेलू काम है तो वो लड़कियों के लिए रखे गए हैं, और जो बाहर से रिलेटेड काम है वो लड़कियों के लिए रखे गए हैं। तो ये हमारे समाज ने हमें बताया कि ऐसा करना है, और हम वो अभी तक पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है,
फिर है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और यही क्योंकि समाज ने में भेदभाव होता है, तो इसीलिए कार्यस्थल पर भी भेदभाव होता है। कार्यस्थल पर उनको पैसे सेम नहीं दिए जाते हैं, उनको ड्यूटी सेम नहीं दी जाती है, तो अलग अलग तरीके का उनको भेदभाव उनके साथ होता है। ठीक है। जैसे अब नॉर्मल अगर हम दें, और उसमें भी जेंडर में अब दो कैटेगरी बन गई, वर्किंग वुमेन की और नॉन वर्किंग वुमेन या हाउस वाइफ की। तो हाउस वाइफ को जो है अब बिल्कुल तो काम बिल्कुल ही कंट्रीब्यूशन का काउंट ही नहीं होता, चाहे बेशक से वो अब घर के हर काम में 24 घंटे लगी रहती हैं, पर फिर भी उनके काम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। पर अगर हम अपने संविधान की बात करें, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 16(1) है, जो समता का अधिकार देता है कार्यस्थल पर। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके का, किसी भी जेंडर के साथ। एक ही दो जेंडर में नहीं, किसी भी जेंडर के साथ कार्यस्थल पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, हमारे संविधान में लिखा है। तो हम अब वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें, तो कैसे हम इसको सुनिश्चित करेंगे, इसको इंश्योर करेंगे। पहला है एजुकेट करके, ठीक है। फिर दूसरा है उनका सुनने का और उनको बोलने का अधिकार देंगे। तो सुनने और हमें बोलने का उनको अधिकार देंगे, तो जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर हमें इसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि समान अवसर देने या समान हिस्सेदारी देनी है उनको, ठीक है। और समान हिस्सेदारी या समान अवसर का मतलब है कि जैसे कि अगर आप कोई भी जहाँ काम करने जा रहे हैं, ऐसे उनके लिए कोई ऐसा फ़र्क नहीं करना चाहिए कि इतने लोग आए हैं तो उनको सिर्फ जेंडर के आधार पर कि एक को रिजेक्ट कर दिया, दूसरे को एक्सेप्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। और आ रहे हैं दोनों को उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर देना चाहिए। फिर समान रोज़गार या समान बेच देना, पैसे के लेके इनकम जो है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वेज का डिफरेंस होता है कई सारी जगहों पर, जहाँ पे एक तबके को कम पैसे दिए जाते हैं, दूसरे को क्योंकि माना जाता है कि उनकी वो इतना अच्छे से काम नहीं करते या उनकी कैपेसिटी नहीं होती इतना काम करने की, तो माना ही जाता है कि उन्होंने किया ही नहीं होगा, इसलिए उनको सैलरी कम दी जाती है। पाँचवा तरीका है मोटिवेट, उनको बढ़ावा देना और अवसर उनको देना, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना कि वो सेफ फील करें और वो काम करने जा सकें, एम्पावर हो सकते हैं। हमारे सरकार ने अलग अलग, हमारे पहले के टाइम पे जेंडर के लिए कोई डिफरेंट जेंडर्स के लिए कोई ऐसा स्पेशल कोई प्रावधान नहीं थे, पर हम इसमें हमारे संविधान में बड़े सारे आर्टिकल्स और हमें काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, संशोधन किए गए। जैसे आर्टिकल 16(1) बनाया गया, जिसमें कोई भेदभाव किस तरीके का नहीं हो सकता। फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, जिसमें क्या होते महिलाएं क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको वहाँ पे क्रच वगैरह नहीं होते, बच्चों के देखभाल के लिए कुछ नहीं दिया। तो उस फैक्ट्री एक्ट में ये सब डाला गया कि वहाँ पे क्रच होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है जिनको बच्चा है बालवाड़ी वगैरह में पढ़ सके और उनका ख्याल रखा जा सके। इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया, इंश्योरेंस करने उनको इम्पोर्टेंस दी गई। मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व लाभ जो दिए गए कि उनको छुट्टी मिलेगी इतने दिनों तक की। वुमेन सेल बनाए गए, जिसमें कि क्या है, वुमेन के जो भी रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो सुने जाते हैं। और फिर इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब कि इक्वल पे जो है वो दी। फिर इसमें हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कि अब इसी से रिलेटेड दो जो सरकारी स्कीम है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए गए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत के पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां जिन्हें किसी भी कारणवश जो हैं वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी या नहीं कर पाई, तो उसको सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन मिलता है। तो उन्हें 6 महीने से 1 साल का ट्रेनिंग दी जाती है, उनको तैयारी कराई जाती है और उसमें वो फिर उन्हें बेसिक एजुकेशन देके उनको 6th क्लास में एडमिशन दे दिया जाता है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन पर्पज़ था फीमेल फिटिसाइड या इन्फेंटिसाइड को। फिटिसाइड मतलब पैदा होने से पहले, तो वहाँ पे जाते इन्फेंटिसाइड यानी जो पैदा होने के बाद में आदमी जाती है।
तो दोनों में क्या को रोकना, जेंडर रेशियो को बढ़ाना, क्योंकि बहुत सारे राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे जेंडर रेशियो बहुत कम थी, तो इसलिए जो है वो स्कीम बनाई गई ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस की जाए। और ऐसी स्कीम्स बनाई गई कि जिसमें लोगों को बेटियों को पैदा होने को बढ़ावा दें और उनको मारें। ठीक है, तो मेन 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। ऐसी स्कीम बनाई जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, जिसमें 3 चीज़ों पर फोकस होता है। पहला, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, मतलब ऐसे स्ट्रिंजेंट रूल्स का ऐसे कानून बनाएंगे कि जो भी इंसान करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा है कि कन्या सुरक्षा हेतु योजना बनाना कि सेफ फील करें गर्ल्स स्कूल जाने में, चाहे उनको कि स्कूल जाने में उनको कोई वो ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है या बहुत दूर है स्कूल, वो नहीं जा सकते वहाँ, या फिर उनको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, वहाँ पे सेफ फील नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। तीसरा है जो शिक्षा कि एजुकेट अगर हम नहीं करेंगे तो हम क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएंगे और हम इक्वालिटी अचीव नहीं कर पाएंगे, हम एम्पावरमेंट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये अभी तक हमारे चैप्टर के हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम दूसरे एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे वर्क एंड लाइवलीहुड का, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी तक के लिए ये जो क्वेश्चन सबके आपके साथ पहले शेयर करें, आप सब ने जितनों ने नहीं करे वो आप दोबारा कर सकते हैं। और ये असाइनमेंट्स वगैरह आपके क्लासरूम ऐप पे भी डली हुई हैं, तो आप उसमें चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके।